हेलो। स्वागत है आप सभी का साइंस की क्लास में। हम पिछली 5 क्लासों में साइंस के अंदर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और दूरी, चाल, त्वरण तक की क्लास हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में अपन ने त्वरण से संबंधित चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें एक चीज़ जो अपन ने डिस्कस नहीं की थी, एक और प्रकार का जो त्वरण होता था वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, जो अपन ने उसमें डिस्कस नहीं किया था लास्ट की क्लास में, जिसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। देखिए, अपन ने त्वरण में जितनी भी बात करी थी वो सारी बात करी थी अपन ने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, कि आप लेफ्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो, आपकी कुछ वेलोसिटी होती थी। अगर आप समय के साथ परिवर्तन करते थे तो आपके वेग में परिवर्तन होने पर, समय के साथ वेग में परिवर्तन होता था तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता था, जो कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता था, डिपेंड ऑन आपकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, या जो स्पीड वो कांस्टेंट है, यानी कि आपका वेग कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक बात बोली थी स्पेशली कि सर्कुलर मोशन में अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो तो भी त्वरण आ सकता है, बट हमेशा वर्ड क्या होगा, वेग जो है वो चेंज होना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट होगी तो भी त्वरण हो सकता है, बट अगर वेग कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो फिर त्वरण नहीं होता है। तो अगर कोई वस्तु चल रही है, उसका वेग बदल रहा है, तो उसमें त्वरण हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अगर स्पीड बढ़ रही होती थी तो त्वरण पॉजिटिव होता था, स्पीड घट रही होती थी तो त्वरण नेगेटिव या ऋणात्मक होता था, जिसे आप मंदन कहते थे। ओके, नेक्स्ट आज की क्लास में बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो जब भी आप मोशन इस प्रकार से करते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, पृथ्वी से ऊपर की तरफ या पृथ्वी की तरफ अगर आप चल रहे होते हैं, तो इन दोनों केस में जो आपका ए है वो हमेशा जी के इक्वल होता है। आपके जो ए की वैल्यू होती है वो जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, जी को जो डिनोट किया जाता है इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन लगता है गिरते टाइम या ऊपर फेंकते समय किसी समय को, वो हमेशा जी होता है। और जी का मान आपको पता है 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये कहाँ से आया, इसकी डिस्कशन अपन गुरुत्वाकर्षण में करेंगे जब अपन गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ अभी के लिए बस आप ये बात याद रखिए कि जी का मान जो होता है वो 9.81 न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, यह हमेशा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ की चीज़ों में लगता है। जब आप वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं तो जी की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही हो तो जो जी होगा वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि जी एक्चुअल कहाँ लग रहा है, टुवर्ड द अर्थ। आप वस्तु को इधर की तरफ फेंक रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगता है, तो आपका जी सपोर्टिव कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, यानी कि आप इसका क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो जो जी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, त्वरण जो होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस नहीं किया था, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि जब भी आपका मोशन ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल मोशन होता है, तो हमेशा वहाँ पर जो त्वरण लगता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आज की क्लास में हम आगे डिस्कस करने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में अपन को पढ़ना था, गति के समीकरण। तो देखिए, गति के 3 प्रकार के समीकरण होते हैं। गति के समीकरण, सबसे पहला इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये गति की 3 इक्वेशन आपको देखने को मिलती है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले v जो होता है ये यहाँ पर हमेशा आपका फाइनल वेलोसिटी होती है, अंतिम वेग जिसे आप कहते हैं। v क्या होता है, हमेशा आपका अंतिम वेग होता है। u की बात करते हैं, u जो होता है वो हमेशा आपका प्रारंभिक वेग होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जो जिससे आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ए की बात करते हैं, ए आपका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, त्वरण या एक्सेलरेशन होता है। एस की बात करते हैं तो एस यहाँ पर काम करता है विस्थापन का।
विस्थापन या आप इसे दूरी भी कह सकते हैं। और अगर आपका मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा, वर्टिकली हो रहा हो, ऊपर नीचे की तरफ मोशन हो रहा हो, तो ये यहाँ पर हाइट का काम भी करता है। कौन? एस इक्वल्स टू हाइट भी होता है यदि मोशन जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड्स हो रहा हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और लास्ट चीज़ होती है टी, यानी कि टाइम तो आपको जो भी मेंशन किया हुआ रहेगा। तो ये इसके कुछ नोटेशंस होते हैं जो यहाँ पर इन इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ किए जाते हैं। अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कैसे करते हैं ये अपन कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, गति के समीकरण पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग 50 मीटर पर सेकंड हो तो 10 सेकंड में चली गई दूरी बताइए। चली गई दूरी बताना है आपको, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके, गति के समीकरणों का उपयोग करके आपको इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। u यानी कि आपको पता है प्रारंभिक वेग होता है, तो प्रारंभिक वेग आपको दिया हुआ है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर v की बात करते हैं, अंतिम वेग जो कि आपको दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। अब आपसे पूछा क्या है? चली गई दूरी बताइए, यानी कि s पूछा है। और बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के दूसरे समीकरण से आप बोल सकते हैं कि s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो s की वैल्यू आपको चाहिए, u की इनिशियली वैल्यू आपको दिख रही है 10, टाइम की वैल्यू आपको दिख रही है 10 प्लस हाफ a। अब आपके पास a की वैल्यू नहीं है, आपको a की वैल्यू चाहिए, a नहीं है, देन t का स्क्वायर दिख रहा है यानी कि 10 का स्क्वायर आप लिख देंगे। तो a के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन पे जाना पड़ेगा जहां पर v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, a निकालना है और t दिया हुआ है। तो v आपको दिया हुआ है 50, u दिया हुआ है 10 प्लस a आपको फाइंड आउट करना है और t की वैल्यू दी है 10। ठीक है, ये 10a इधर होगा इक्वल्स टू ये आ जाएगा 40। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो 40/10 यानी कि a आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू जो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो s आपको निकालना है, ये बन जाएगा 100 प्लस हाफ से 4 को कैंसिल करो, ये बन जाएगा 2 × 100। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 200 यानी कि टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो आया वो कितना हुआ? 300 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना होगा। इन क्वेश्चंस को आप बिना इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किए भी कर सकते हैं। जैसा अपन ने स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर देखा था कि अगर दूरी जो निकालनी होती थी तो वो एरिया अंडर द कर्व का क्या होता था? एरिया होता था, वक्र के अंदर के क्षेत्रफल होता था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका जो वेग है वो इनिशियली कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनली कितना हो गया? इनिशियली और फाइनली आपको बोला है 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो लग रहा था वो 10 सेकेंड हो रहा था। तो या तो आप ग्राफ से एरिया बनाकर भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या कि जो दूरी होती थी वो क्या होता था? औसत वेग इनटू समय। अब अगर औसत वेग निकालना है तो कितना होगा? 50 प्लस 10/2, ये आपका औसत आ जाएगा। इनिशियल प्लस फाइनल बटे 2 इंटू समय कितना दिख रहा है? 10। तो ये हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 इंटू 10 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 मीटर। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन करते हैं, बट अभी अपन इक्वेशन ऑफ मोशन सीख रहे थे इसलिए अपन ने इस इक्वेशन को बाय इक्वेशन ऑफ मोशन किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आपको ट्राई करना है क्वेश्चन को। देखिए, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो देखिए क्वेश्चन, एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है
एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। आप किसी बॉडी को, वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो वह 20 सेकंड में पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। 20 सेकंड में पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। आपने किसी चीज़ को फेंका है, ऊपर जाकर वापस नीचे जो है वापस पृथ्वी पर वह 20 सेकंड में आ जाती है। तो आपका क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वेग व अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि वह कितनी ऊपर तक जाएगी और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वह कितनी है, ये दोनों आपको बताना है। प्रारंभिक वेग, ठीक है, और ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। आप यहाँ खड़े थे, आपने किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका, तो इनिशियली आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो u होती है। जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, इस अर्थ के लेवल से जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपको पता है कि यहाँ पर जब फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी की वेलोसिटी वजह से वेलोसिटी क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। और जब आप अधिकतम ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, 0, और उसके बाद वो बॉडी वापस इस प्रकार से नीचे आने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो क्या है वो 0 हो गई। आपको बोला है कि बॉडी का पूरा मोशन करने में, वापस ऊपर तक जाकर नीचे आने में टोटल टाइम जो लगा है, कुल समय टोटल टाइम जो लगा है वो 20 सेकेंड लगा है, यानी कि 20 सेकेंड टोटल लगा है आने जाने में। तो यहाँ एयर रेजिस्टेंस वगैरह को मैं नेगलेक्ट मानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 सेकंड जाने में लगा होगा और 10 सेकंड आने में, क्योंकि जब भी फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं हवा का जो रेजिस्टेंस होता है उनको यहाँ पर हमेशा नेगलेक्ट माना जाता है, यानी कि आने और जाने में बराबर समय लगा होगा, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा आप मान के चलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कि ये हाइट कितनी है, जितनी हाइट पर ये जा रहा है मैक्सिमम, ये वाली हाइट आपको निकालनी है, और एक इनिशियली वेलोसिटी पूछी है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 0 आ गई। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखते हैं गति के पहले समीकरण से, क्या होगा, v बराबर u प्लस AT होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो यहाँ पर g होता है हमेशा त्वरण, और ऊपर की तरफ जाता है तो नेगेटिव g लगता है, ऋणात्मक त्वरण जो होता है वो होता है। अब फाइनल वेलोसिटी आपको 0 दिख रही है, इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है, a की वैल्यू हो गई -g एंड t की वैल्यू आपको दी है 10, ठीक है। अब -g की जो वैल्यू होती है, g की वैल्यू होती है 9.8, ठीक है, g की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि u इक्वल्स टू 9.8 इंटू 10, तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा 98 मीटर पर सेकंड। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था प्रारंभिक वेग ज्ञात करो, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग जो होगा वो 98 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है अधिकतम ऊंचाई। तो अपन ने जब गति का दूसरा समीकरण डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि s जो होता है यही ऊंचाई का काम करता है जब आपका मोशन जो है वो अगर वर्टिकल हो रहा हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, s निकालना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² होता है। बट आपको हाइट निकालनी है, यानी कि आप ऊपर जाते समय की वेलोसिटी को आप काउंट कर रहे हैं, तो s इक्वल्स टू u जो कि 98 आया, टाइम की वैल्यू आपको दी हुई है 10 प्लस हाफ, माइनस जी यहाँ पे लगेगा, यानी कि -9.8 इंटू टी यानी कि 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। t यानी कि 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 98 इंटू 10 करेंगे तो 980 हो जाएगा, प्लस 98 इंटू 100 होगा 980 हो जाएगा, तो 980/2, और ये यहाँ पे किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 980/2, तो ये हो जाएगा 980 माइनस 980/2 करेंगे तो 490 आ जाएगा, और 980 में से 490 गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 490 मीटर। तो ये s बोल सकते हैं, या h जो अधिकतम ऊंचाई होगी क्वेश्चन में वो कितनी निकल के आएगी, 490 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जनरली
इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो इतने ही क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।